Hello and welcome to today's class. Today we would discuss about a chapter in economics, class 9, people as resource. I have divided this chapter into certain contents or parts. First one is glossary. ग्लॉसरी में हम देखेंगे इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनका मतलब। सेकेंड है पीपल एज रिसोर्स। हम पीपल को किस हिसाब से रिसोर्स कह सकते हैं, हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। थर्ड केस स्टडी, जहाँ पे दो एग्जाम्पल को हम देखेंगे और उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति को रिसोर्स के रूप में डेवलप किया जाता है कि किस प्रकार से वो एक रिसोर्स बन पाता है। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी हम जानेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है वो भी जानेंगे, और उसके साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है वो भी हम इस पार्ट में जानेंगे। फिफ्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं और उनका एग्जाम्पल भी हम यहाँ से जान पाएंगे। सिक्स्थ जो पार्ट है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब है गुणवत्ता, पॉपुलेशन का गुणवत्ता हम जानने का कोशिश करेंगे। तीन इंडिकेटर यहाँ पे रखा गया है सामने, एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के ऊपर बेस्ड करके हम समझने का कोशिश करेंगे कि हमारे देश का पॉपुलेशन का क्वालिटी किस प्रकार है। सेवेंथ है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है, तो इस टाइप्स के बारे में भी हम देखेंगे, उनके अंतर के बारे में भी हम देखेंगे। सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में इसके बारे में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे जैसे कंटेंट में बोला गया था, सबसे पहला पॉइंट ग्लोसरी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर से दिया गया है। सबसे पहला वर्ड है रिसोर्स, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का हेडिंग है पीपल एज रिसोर्स, तो रिसोर्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू जिमरमैन, द वर्ड रिसोर्स डज नॉट रेफर टू ए थिंग और सब्सटेंस बट ए फंक्शन व्हिच ए थिंग और सब्सटेंस में परफॉर्म दैट फंक्शन हेल्प इन अटेनिंग ए गिवन एंड सच एज सेटिस्फाइंग ए वांट। इसका मतलब है यहाँ पे जिमरमैन नाम के एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने एक डेफिनेशन दिया है रिसोर्स का। उनके हिसाब से रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि कोई वस्तु के सब्सटेंस नहीं है, बल्कि उस वस्तु के सब्सटेंस का जो यूटिलिटी है, कि यूजेबिलिटी है, जिसके द्वारा हमारा नीड को पूरा कर सके, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं रिसोर्स। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग हमारे लिए एक एसेट है। जब उनके स्किल और एबिलिटी के द्वारा हमारे नीड पूरा होगा, तब हम ह्यूमन बीइंग को एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में मान सकते हैं। द पर्सन हु इज रिगार्डेड एज ए सिग्निफिकेंट एसेट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। नाउ थर्ड जो पॉइंट है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हम किसको बोलेंगे? सबसे पहले कैपिटल क्या है ये जानना जरूरी है। आप जानते हो इन इकोनॉमिक्स इट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल प्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कैपिटल जनरली रेफर्स टू ए फाइनेंशियल वेल्थ स्पेशली यूज्ड टू स्टार्ट और मेंटेन बिजनेस। कैपिटल चाहिए होता है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए और उस बिजनेस को चलाने के लिए। नाउ ह्यूमन कैपिटल हम किसको बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है द स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस possessed by an individual or population views in terms of value or cost to an organization or country। एक इंसान के अंदर जो स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस जिसके माध्यम से वो एक कोई चीज़ जो हम लोगों को मदद कर सके, जो हमारे नीड को पूरा कर सके, वो उसको बना भी सकता है और वो कोई भी वस्तु को रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट भी कर सकता है। तो ये जो स्किल और नॉलेज एक व्यक्ति के अंदर होता है, तब हम उस व्यक्ति को हम ह्यूमन कैपिटल के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट है एसेट। एसेट क्या है? ये यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग,
कोई भी चीज जो यूजफुल है उसको हम एसेट बोल सकते हैं। लाइबिलिटी के लाइबल पर्सन हम किसको बोलेंगे? द पर्सन हु इज अनहेल्दी एंड अनएजुकेटेड गिविंग नो प्रॉफिट टू हिमसेल्फ और द कंट्री इज कॉल्ड लाइबल पर्सन। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ही ऑपोजिट जो टर्म है, एक लाइबल ऑपोजिट जो टर्म है वो है लाइबल पर्सन। लाइबल पर्सन का मतलब क्या है? जिसका कोई हमारे देश के विकास में कि कोई भी चीज उत्पादन में कोई रोल नहीं होता है, उस व्यक्ति को हम एक लाइबिलिटी, एक लाइबल पर्सन के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन इन व्हिच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कि एक ऐसा परिस्थिति जब लोगों को किसी भी वेतन में, कि जो वेतन चल रहा है उसी वेतन में उनको काम चाहिए होता है, लेकिन अगर उनको काम नहीं मिलता है तो इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 बर्थ इन ए ईयर। कितने बच्चे जो एक साल में, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल पूरा करने से पहले मर जाते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इस GER इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? ये है कि कितने बच्चे जो डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी के उसके ऊपर जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, कि वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका नंबर है, उस नंबर को हम बोलेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और लास्ट टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, the quality of life index prepared and published by UNDP। UNDP ने एक इंडेक्स बनाया है कि कहाँ का, कौन से देश का, कि कौन से जगह का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 इंडिकेटर यूज किया गया है। पहला इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा क्या है? नॉलेज, और तीसरा है ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद कितने साल तक, के एवरेज कितने ईयर्स तक वो जी सकता है, इसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये एक हेल्थ रिलेटेड मैटर है। सेकंड है नॉलेज, कि शिक्षित वर्ग कितना है, कितने लोग स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, कि हायर एजुकेशन में एनरोल हो रहे हैं, तो ये एजुकेशन के रिलेटेड चीज एक इंडिकेटर है। और थर्ड है ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जीवन शैली, जीवन का मान कैसा है, ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम ये जान सकते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर को यूज किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसके माध्यम से एक जगह कितना डेवलप्ड है हम इस। नाउ पीपल एज रिसोर्स, हम पीपल को किस हिसाब से रिसोर्स बोल सकते हैं? People as resource is a way of referring countries' working people, important term, working people in terms of their existing productive skill and ability। Working people जो किसी का नीड पूरा कर सके, जो नीड को पूरा करने का ताकत रखता है, with his existing skills and ability is known as resource। Then when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we can call it human capital। अगर इसमें हम और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, तो देखा जाएगा यही ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाएगा। That adds to the productive power of the country just like physical capital formation। जैसे फिजिकल कैपिटल होता है उसी हिसाब से एक जैसे लैंड हो सकता है, ये फिजिकल कैपिटल के रूप में ही ह्यूमन कैपिटल भी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। दिस कैन सीन इन डायरेक्टली इन द फॉर्म्स ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी। और अगर किसी देश में ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरीके से डेवलप करता है तो देखा जाता है उस देश का प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहा है, आप देख सकते हो। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? हम ह्यूमन रिसोर्स हम किसको बोल सकते हैं? इज इट लाइक द लैंड और लेबर?
ये क्या लैंड और लेबर की तरह है? इज इट मोर देन दैट? एक ये उससे भी ज़्यादा है, ये इनके अंदर जिज्ञासा है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इज इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर? इज इट मोर देन दैट? तो इस यहाँ पे कम्युनिकेशन के माध्यम से क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर है कि ये लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल हम किसको, ह्यूमन रिसोर्स हम किसको बोल सकते हैं। नाउ राइट साइड में अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जो डॉक्टर है कि टीचर है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारे लोग ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ये किसी ना किसी का ये नीड पूरा कर रहे हैं, इनके अंदर इनका एक यूजेबिलिटी है। तो इनके जो स्किल और प्रोडक्टिव पावर है, इसके माध्यम से किसी का नीड पूरा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक केस स्टडी के अंदर सबसे पहले एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे दो बच्चे हैं, पहला है शकल और दूसरा है विलास। अभी इनका जो स्टोरी है ये नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, लेकिन इस पेज को देख के थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आप एक तरफ देख रहे हैं कि एक लड़का है जो स्कूल नहीं जा रहा है, मम्मी के साथ मछली बेच रहा है, और दूसरी तरफ एक लड़का जो स्कूल जा रहा है, शकल, बाद में जाके वो उसको नौकरी भी मिला है और उसका जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत परिवर्तन हो गया है। तो इस स्टोरी को हम नेक्स्ट पेज में अगर हम जाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। टू फ्रेंड शकल एंड विलास लिविंग इन द सेम विलेज इन सीमापुर, दोनों एक ही गांव में रहते थे। और लेकिन देखा गया कि स्टोरी ऑफ शकल में हम देखें कि उनके जो पेरेंट्स थे और वो खुद भी पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्टेड था, और देखा गया जो इन्वेस्टमेंट उनके पढ़ाई में हुआ था, इसके कारण से बाद में उनको एक अच्छा कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला, जहाँ पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसके कारण से उनको प्रमोशन मिला। दूसरे तरफ विलास, जिसका तबीयत जब से वो छोटा था तभी से खराब था, बाद में उसके पिताजी का देहांत होने के बाद देखा गया कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको संभालना पड़ता था, और बाद में अपने मम्मी के साथ हाथ बटने लगा, जिसके कारण से वो उतना अच्छा एजुकेशन भी नहीं ले पाया, और देखा गया कि उसका फैमिली का कंडीशन बेहतर नहीं हो पाया। तो इस दो स्टोरी को अगर हम अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव नज़र से देखेंगे, तो अगर एक साइड में हम देख रहे हैं कि एक फैमिली ऐसा है जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके कारण से एक फैमिली बहुत डेवलप हो चुका है, और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि एक फैमिली ऐसा भी है जहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एजुकेशन के हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ये फैमिली का जो डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक पिछड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में हम और एक जगह का देश के बारे में जानेंगे, वो है जापान। जापान एक डेवलप कंट्री है। हम जानते हैं जापान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन रिसोर्स में। जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। जापान में नेचुरल रिसोर्स का कमी है। दे इम्पोर्टेड द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर देयर कंट्री। वो उनके देश के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्स चाहिए है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पे कोल का भी कमी है, नेचुरल ऑयल का भी कमी है, ये बाहर के देशों से वो इंपोर्ट करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पर्टिकुलरली एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ देयर लैंड एंड कैपिटल। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से लैंड और कैपिटल को यूज किया है, और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा गया इनके देश में रिसोर्स की कमी होने के बाद भी ये देश बहुत डेवलप आज के दिनों में कहलाता है, कि आज के दिनों में बहुत डेवलप हो चुका है। आप जापान के पिक्चर आप देख सकते हो, डेवलप कंट्री, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और जिसके कारण से आज एक डेवलप कंट्री, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, जिसके कारण से ये एक डेवलप कंट्री। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वुमेन। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं मैन और वुमेन, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
हम किसको बोलेंगे? एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड एंड हैविंग इकोनॉमिक मोटिव आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिस एक्टिविटीज के द्वारा एक व्यक्ति अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन धारण के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो उसको अर्न कर सकता है और जिसके साथ एक इकोनॉमिक मोटिव जुड़ा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्या क्या है और कौन कौन से काम इसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ 3 चीज़ जुड़ा हुआ है: प्रोडक्शन, exchange and distribution of goods and services. These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. Now, third point, the engagement of people in business, profession and employment are economic activities. तो जो लोग बिजनेस करते हैं, जो प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। दिस एक्टिविटीज रिवॉर्डेड विद मॉनेटरी टर्म्स। इसका ये एक्टिविटी करने के बाद देखा जाता है इसका रिवॉर्ड मिलता है। किसके फॉर्म में? मनी के फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में रिवॉर्ड मिलता है। और लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज हम किसको बोलेंगे? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मार्केट में उसका लाभ पाने के लिए, के प्रॉफिट के लिए जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी किसान अगर फसल उत्पादन कर रहा है कि उसको वो फसल को बेचना है मार्केट में, तो ये जो उत्पादन वो कर रहा है ये मार्केट बेस्ड है, तो इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं। नॉन मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसको बोल सकते हैं? जो एक कोई भी चीज उत्पादन कर रहा है अपने जरूरत पूरा करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नाउ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर कोई भी एक्टिविटी के द्वारा अगर एक इंसान का इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड पूरा हो, एज फॉर एग्जाम्पल कोई सुबह टहलने के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो इस चीज़ के द्वारा कोई पैसा उसको रिवार्ड के रूप में बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटी सिर्फ उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए वो करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप जानते हो अभी जो पेंडेमिक कोविड-19 आया है, जिसके कारण से आज बहुत दुकान वगैरह के बहुत कामकाज आज बंद है, जिसके कारण से देखा गया है कि आजकल लोग घर में रहते हैं और जब घर में रहते हैं जो काम वो कर रहे हैं, अगर उसके कारण से मॉनेटरी बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है तो उसके मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई टीवी देख रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है जिसका कोई इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं है, दोज वर्क्स आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये ऊपर डेफिनेशन में दिया गया है, इसके पहले भी हमने देखा है। इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड वन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और थर्ड वन टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन नेचर। अगर ये नेचर के ऊपर बेस्ड है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एग्जांपल क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री एंड क्वेरिंग, ये सारे काम नेचर के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे प्राइमरी जो गुड्स उत्पादन होता है उसका प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता है। इसका एग्जांपल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडस्ट्रियल वर्क्स जो है ये सेकेंडरी के अंदर आता है। थर्ड है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर को भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज ये सब आता है। ये एक प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों सेक्टर को मदद करता है उत्पादन में। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए 3 इंडिकेटर के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम एक देश के क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझ सकते हैं, कि पॉपुलेशन के क्वालिटी को हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट।
अभी एजुकेशन के अंदर देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, मेजर्स टू इम्प्रूव लिटरेसी। हमारे देश का जो लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया है। सबसे पहला कदम है सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में आप जानते हो, इन द ईयर 2010 दिस program was started, and on this particular program there is a emphasis on elementary education for the children in the age group from 6 to 14 years। 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों का एलिमेंट्री एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उसका बंदोबस्त इस स्कीम के अंदर से, इस प्रोग्राम के तहत किया गया है। दूसरा है मिड डे मील। मिड डे मील जो गरीब घर के बच्चे हैं, बहुत समय देखा जाता था ये बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे क्योंकि घर में खाने का अभाव था। अभी स्कूल में मिड डे मील का बंदोबस्त किया गया है जिसके कारण से ड्रॉप आउट बहुत हद तक घट गया है। नवोदय विद्यालय फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल बनाया गया है जिसके माध्यम से दिखा जा रहा है कि वहाँ पे जो एजुकेशन की लिटरेसी का रेट वो बेहतर हुआ है। फोर्थ है वोकेशनल स्ट्रीम। वोकेशनल स्ट्रीम के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट के सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके द्वारा हम एक देश के पॉपुलेशन को क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर, नेक्स्ट है हेल्थ। इसके अंदर हम देख रहे हैं 3 पॉइंट है जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि हमारे देश का हेल्थ भी बहुत पहले से सुधार हुआ है। ये क्या है? इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक डेटा प्रोवाइड किया गया है बुक में। अगर आप डेटा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन द ईयर 2000 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति कितने साल तक वो जी सकता है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इन द ईयर 2000 इट वाज 64, बट इन द ईयर 2018 इट इज नाउ 69। तो जो 5 साल का इंक्रीज हम देख सकते हैं क्योंकि हेल्थ का सुधार हुआ है, हेल्थ फैसिलिटी का सुधार हुआ, इसी कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं आप जानते हैं? 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल में। तो नाउ देखा जाता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अभी बहुत हद तक घट गया है। इन द ईयर 1955 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया वाज 147, बट इन 2017 इट इज डिक्रीज टू 30। इसका मतलब पहले 1000 में से हर साल 147 जो चिल्ड्रन थे वो 1 साल पूरा करने से पहले मर जाते थे, बट अभी जो वो नंबर घट के हो गया है 30। नेक्स्ट है क्रूड बाथ रेट ड्रॉप्ड एंड डेथ रेट इज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम देखेंगे दो जगह, एक है गांव का अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है शहर का। रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार है? ये 2 प्रकार दिखा जाता है, एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों के बारे में हम डिटेल्स में इसके बाद जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दिखा जाता है कि शहर में बहुत सारे जो यंग जनरेशन वो बहुत एजुकेटेड होने के बाद भी देखा जाता है कि उनको नौकरी नहीं मिलता है। तो शिक्षित वर्ग को अगर नौकरी नहीं मिलता है और वो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एजुकेशन इन जनरल, टेक्निकल एंड मेडिकल इम्प्रूव द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन के कारण से कोई भी भाग हो सकता है, जनरल, टेक्निकल के, मेडिकल, कोई भी वो भाग हो सकता है। वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है।
एजुकेशन कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन राइजिंग प्रोडक्शन। एजुकेशन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। इट बिल्ड हेल्दी ह्यूमन कैपिटल टू हैंडल द प्रेशर ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। एजुकेशन के कारण से एक हेल्दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है जो किसी भी प्रकार के चैलेंजिंग जॉब को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पे नीचे दिखाया गया है एक टेबल। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये समय के हिसाब से ये एक पॉजिटिव ट्रेंड इसका हम देख पा रहे हैं जो देश के फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट, अगर हम सेंसस 2011 को देखेंगे तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो भी समय के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है और ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। नेक्स्ट हम जानेंगे हेल्थ का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। हेल्थ मेक्स एन इंडिविजुअल हेल्थी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स। तो हेल्थ एक हेल्थी, एक्टिव और एनर्जेटिक वर्कफोर्स बनाने के लिए मदद करता है। हेल्थ इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। हेल्थ जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये प्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट करता है। थर्ड क्या है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा है तो वो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। नीचे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में भी आप देखेंगे देयर इज ए पॉजिटिव ट्रेंड। 2013 से लेकर 2017 का एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ सेंटर के हॉस्पिटल बेड्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के, नर्सिंग पर्सनल, इनका नंबर समय के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है हमारे देश में। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये पहले बताया गया है कि एक व्यक्ति काम करना चाहता है, जो पगार है उसी के हिसाब से, लेकिन तब भी उसको काम अगर नहीं मिलता है तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहला कारण क्या है, ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है और अगर हम देखेंगे कि 1971 से लेकर 1981 इस समय पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नाउ पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में अनएम्प्लॉयड है, उनको काम नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे देश में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो पाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर किसी भी देश का डेवलप है तो देखा जाएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लेबर वो उस सेक्टर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो भी ज़्यादा है। थर्ड है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो भी बहुत स्लो है, इसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ज़्यादा है। नाउ हम अनएम्प्लॉयमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजन का मतलब आप समझ रहे हो कि पर्टिकुलर कुछ मंथ मिलके ये सीजन बनता है। अभी कुछ मंथ ऐसे हैं जब लोगों को काम मिलता है और कुछ मंथ ऐसे हैं जब उनको काम नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कहाँ पे दिखा जाता है ये पहले जानना जरूरी है। पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर सीजन में काम मिलता है। कब काम मिलता है? सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग, इस समय काम मिलता है। बाकी समय जब ये काम नहीं होता है तो उनको काम नहीं मिलता है। इसका मतलब है जब उनको काम मिला तो एम्प्लॉयमेंट और जब काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को जब उनको काम नहीं मिल रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में उसको हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी गांव में दिखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को लगता है एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड है। एज फॉर एग्जाम्पल पीपल्स अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, उनको लगता है कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली
अगर नंबर घट भी जाए तब भी उत्पादन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप थर्ड पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people बट एंगेजेस 8 people। जो वर्क है वहां पे 5 लोग चाहिए, बट उस वर्क को कर रहे हैं कितने लोग? 8 लोग। 3 people आर एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है? 3 लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा है। इफ द 3 आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड विल नॉट डिक्लाइन। ये जो 3 एक्स्ट्रा है इनको अगर निकाल भी दिया जाए तो अब भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा पीपल है इनको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो लोग काम कर रहे हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं भी होंगे तब भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये जो 3 लोग हैं इनको हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दिया गया है। हाँ, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का, इसको आप घर में कर लेना। और थैंक यू।